जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो हमने बायो की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें जो रिसेंटली इससे पहले जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ था वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हुआ था, यानी कि प्रजनन तंत्र का। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र में हमने ये जाना था कि अपने ही जैसी नई प्रोजनी यानी कि अपने ही जैसी नई जातियों का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन जो तंत्र होता है पूरा का पूरा 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी एक बेबी का निर्माण अगर बोला जाए कि कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कितने चरण में होता है, तो बोलना 6 चरण में। पहला चरण कौन सा था? तो आपने बोला था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल और फीमेल में एग सेल और स्पर्म सेल का निर्माण हो रहा था। दूसरा क्या था? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में जो मेल का स्पर्म था वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा जा रहा था। तीसरे में था फर्टिलाइजेशन। जैसे ही आपका मेल का स्पर्म सेल फीमेल्स के एग सेल से क्या कर रहा था? फर्टिलाइज कर रहा था, देन जाइगोट का निर्माण हो रहा था। और फोर्थ आपका था इम्प्लांटेशन, यानी कि अंडरोपण। और अंतरोपण में क्या था? तो अंतरोपण में आपका बेटा जो जाइगोट था वो जाइगोट वहाँ से यानी डिंब वाहिनी नलिका से निकलकर फेलोपियन ट्यूब से निकलकर जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा दोबारा से यूटेरस में आ रहा था। फीमेल्स के यूटेरस में आने के बाद फिर अपन ने देखा था कि जो प्रजनन तंत्र का नेक्स्ट स्टेप था वो कौन सा था? तो आपने बताया कि नेक्स्ट था गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भावधि। इस दौरान हो क्या रहा था कि जब भी यूटेरस में फीमेल्स की यूटेरस में वो जाइगोट आया था और एक किनारे पर दीवार के किनारे पर धंस गया था, उस धंसने की कंडीशन को अपन ने ब्लास्टोसिस्ट कहा था। और ब्लास्टोसिस्ट जब कंडीशन बनी थी तो यानी आपका जो जाइगोट था वो सिंगल सेल था, तो सिंगल सेल फिर डिवीज़न हुआ तो फिर एक सिंगल टिश्यू बना लिया। उस सिंगल टिश्यू को हम लोगों ने नाम दिया था प्लेसेंटा। फिर सबसे लास्ट में जो आपका स्टेप था वो आपका कौन सा था? गेस्टेशन था। गेस्टेशन में आपने क्या था कि जब भी प्लेसेंटा का निर्माण हो गया था तो उसके बाद फिर ऑर्गन का निर्माण होना शुरू हो गया था। और जैसे ही पूरा का पूरा गर्भावधि के दौरान अंग बनते हैं, तो अंग आपने बताया था कि 3 लेयर में बनते हैं। कौन कौन से 3 लेयर में बनते हैं? तो आपने बताया था कि वो तीनों के 3 हैं आपके। एक होता है आपका एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, है ना। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो आपने ये देखा था कि जो आपका ये वाली है ना, कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था कि चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी प्रजनन तंत्र में हम लोगों ने ये लगातार 6 स्टेप के बारे में अध्ययन किया था और जाना था कि बेबी का निर्माण कैसे होता है। देखो, जब बेबी का लास्ट स्टेज होते हैं, गेस्टेशन पीरियड होता है, उस गेस्टेशन पीरियड में ये जो 3 लेयर में ऑर्गन बन रहे थे, एक लेयर थी आपको एंडोडर्म, दूसरी थी मीजोडर्म और तीसरी थी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में आपकी स्किन बन रही थी, मीजोडर्म में आपका ब्लड बन रहा था, है ना। और बाकी के ऊपर लगभग 80 से लेकर 85 यानी कि 80 से लेकर 85% तक जो अंग होते हैं हमारे बॉडी के वो कहाँ पर बनते हैं? देन आपको बताना है वो एंडोडर्म में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? एंडोडर्म में बनते हैं। फिर आपने क्या देखा था? नेक्स्ट आगे आपने देखा था कि जो सबसे लास्ट वाली स्टेज बची थी वो थी आपकी पर्चुरेशन पीरियड। कौन सी थी? पर्चुरेशन, यानी डिलीवरी का समय। तो जब आपका बेबी का पूरा ऑर्गन का निर्माण हो चुका था, देन उसका जन्म होना बाकी था, तो जन्म होने को ही हम लोगों ने क्या बोला था? डिलीवरी बोला था। और जन्म कितने महीने बाद हो जाता है? तो जन्म लगभग 7.5 महीने से लेकर 8 महीने, किसी का 8.5 महीने, किसी में 9 महीना और किसी का 9 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद, है ना। ये अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन अगर 9 महीने से पहले किसी भी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे हम प्री मैच्योर के नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्री मैच्योर बेबी। और ऐसा जो बेबी होता है उसके अंदर हाइट तो बढ़ जाती है बट उसके अंदर मानसिक विकास नहीं बढ़ता। और ये हमने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक बेबी का निर्माण हो सकता है। और बेबी के निर्माण में को ही तो हम लोगों ने क्या नाम दिया था? आपका नाम दिया था क्या? प्रजनन तंत्र। ठीक है, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आपका, तो आप बोलोगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ब्लड। क्या रहेगा? ब्लड रहेगा। चलो अपन ब्लड के बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ब्लड होता क्या है और ब्लड को और कितने नामों से जाना जाता है। ये हो गया आपका ब्लड। ब्लड को हिंदी में बोला जाता है रक्त, या फिर इसी को ही बोला जाता है रुधिर। क्या बोला जाता है? रुधिर बोला जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तो आपका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है, यानी ये कलर दिख नहीं रहा है यार, इसको अपन क्या कर दो? हटा दो, दूसरा ही कलर लेते हैं। चलो पहला है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है ना,
क्या पूछा जाएगा आपसे, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है, यानी कि रक्त के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देन बेटा आपको बताना है कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ कि ये हेमेटोलॉजी तो ठीक है सर, इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, यानी विशेषज्ञ होता है, इसे क्या बोला जाता है, विशेषज्ञ बोला जाता है। तो आपका जो ब्लड का विशेषज्ञ होता है उसे एक टर्म दिया जाता है जिसे बोला जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है बेटा, हेमेटोलॉजिस्ट। यानी आपको यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट क्या है कि जो ब्लड होता है, अगर ब्लड की आपने डिटेल स्टडी की है, यानी ब्लड के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, हेमाटोलॉजी। और अगर इसका जो विशेषज्ञ होता है, यानी इसके जो स्पेशलिस्ट होता है ब्लड का, उसको हम एक टर्म के नाम से नवाजते हैं जिसे बोला जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कि सर ब्रेन को और क्या बोला जाता है, सॉरी ब्लड को और क्या बोला जाता है। तो आप बताओगे कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या चीज़ है, ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। सर ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये कैसा संयोजी ऊतक है भाई, ये तो एक लिक्विड है लेकिन फिर भी इसको ऊतक आपने बोला है, तो इसका कारण क्या है। देखो बेटा, मैंने इधर पर एक सीधी सी लाइन लिखी है कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक संयोजी ऊतक है। देखो संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, और कनेक्टिव का मतलब होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या करके रखे, कनेक्ट करके रखे। तो आपका ब्लड भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या रहता है, कनेक्ट करके रखता है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सारे के सारे ऑर्गन को एक दूसरे से क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। वो सारे ऑर्गन में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, एक्सेप्ट कॉर्निया। यानी कॉर्निया में आपका ब्लड नहीं होता है, वो लिविंग तो है यानी जिंदा तो है, बट वहाँ ब्लड नहीं होता। बाकी आपके शरीर के सारे अंगों में क्या होता है, आप बोलोगे कि ब्लड होता है। और सारे अंगों तक इस ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे कि हमारे शरीर में जो प्रेशर होता है, बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, वही हमारे शरीर के सारे अंगों तक ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये सारे अंगों को जोड़ तो रहा है, लेकिन इसको टिश्यू क्यों बोल दिया। इसको तो लिक्विड बोलना चाहिए था, लेकिन टिश्यू इसलिए बोल दिया बेटा कि आपका जो ब्लड है, आपके ब्लड में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं। एक को बोला था आपने आरबीसी, एक को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, और एक को बोला जाता है प्लेटलेट्स। एक को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको, तो आरबीसी को बोला जाता है, फुल फॉर्म आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल, लिखना हो तो सेल और नहीं लिखना हो तो कार्पस्कल, है ना। फिर दूसरा आ जाओ कि ये डब्ल्यूबीसी क्या है, तो आपको लिखना है वाइट ब्लड कार्पस्कल, वाइट ब्लड कार्पस्कल। और प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही रहेगा। हिंदी में इनको अगर नाम देना चाहें कि सर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बेटा इसको बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। ये किसे बोला जाता है बेटा, ये बोला जाता है आपके आरबीसी को। दूसरा आ जाओ, वाइट ब्लड सेल का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। हो गया बेटा। चलो अब आ जाओ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हिंदी क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का हिंदी नाम है बिंबाणु। क्या है, बिंबाणु। मतलब आपके ब्लड में, ब्लड मतलब रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होती हैं डब्ल्यूबीसी, और एक होती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल, यानी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पस्कल। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहूँ तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी कौन सी सेल होती है, तो आपने बोला कि बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। अब सर जब ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं आपके ब्लड में हैं, तो याद करो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जब बहुत सारी एक जैसी सेल का ग्रुप होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू।
क्या नाम दे देते हैं? टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम सेल, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ऊतक नाम दिया था। इसीलिए हमने यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, और जब ये अपनी ही जैसी कोशिकाओं का ग्रुप बनाती हैं तो क्या बना लेते हैं? टिश्यू, यानी कि ऊतक। इसीलिए मैंने लिखा है कि ब्लड एक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, फिर आगे आओ कि और इस ब्लड को क्या बोला जाता है? तो आपको बोलना है ब्लड इज अ, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कि रक्त एक संचरित अंग होता है। रक्त एक संचरित अंग होता है। संचरित अंग होता है। ठीक है, ब्लड कैसा होता है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। अब सर ये भला क्या है? ये सर्कुलेटरी एक्चुअली है क्या? देखो, सर्कुलेटरी इट मीन्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। तो जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स उसमें क्या करता है? मूव करता है। मतलब शरीर के हर एक भाग में हमारा क्या मूव करता है? ब्लड मूव करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। और आपने बोला है कि इसको अंग कैसे बोल दे भाई? ये तो टिश्यू अभी तक आपने बोला था, फिर आपने अंग कैसे बोल दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के एक जैसे समूह को आप टिश्यू बोलते हो, और टिश्यू के ग्रुप को ही आपने क्या बोला था? अंग बोला था। यानी हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो क्या थी? सेल। सेल से मिलकर क्या बना था? देन आपने बोला था कि बेटा टिश्यू बना था। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं? देन आपको बोलना है ऑर्गन के बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद बनती है हमारी बॉडी। क्या बनती है? बॉडी। तो देखो, मैंने बोला कि आपके ब्लड में 3 प्रकार की सेल थी। एक आरबीसी थी बेटा, एक आपकी डब्ल्यूबीसी थी, और एक आपकी प्लेटलेट्स, पीटी यानी कि प्लेटलेट्स थी। जब ये सेम ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप बना था तब आपने उसको क्या बोल दिया था? कि वो टिश्यू है, और टिश्यू के ग्रुप को ही आपने क्या बोल देते हैं? कि वो ऑर्गन है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। एग्जैक्ट। चलो, इसमें बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके शरीर में ये जो ब्लड होता है एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो यदि किसी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोल दे कि शरीर का ऐसा एक अंग बताइए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, तो आपको कौन सा वो अंग बताना है? वो अंग होता है बेटा ब्लड। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट कि ब्लड इज क्या? आपने सर्कुलेटरी लिख लिया। अब ब्लड इज अ मीजोडर्मल बच गया है। क्या बचा है? मीजोडर्मल। ब्लड इज अ मीजोडर्मल, है ना? चलो, इसका आप हिंदी जानने की कोशिश करो तो ये होता है कि रक्त एक मीजोडर्मल होता है। रक्त एक क्या होता है? मीजोडर्मल होता है। अभी बेटा मीजोडर्मल की क्या कहानी है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक कौन सा था? तो आपने बोला सर इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो आपका टॉपिक था सीधा प्रजनन तंत्र। क्या था? प्रजनन तंत्र। चलो आ जाओ, अपन प्रजनन तंत्र में ही फिर से वापस चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि जब बॉडी में हमारे ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन बनना क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, तो ये 3 लेयर में बनते हैं। ये देखो, ये हैं वो तीनों लेयर, है ना? जब बॉडी में ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं तो जो अंग होते हैं वो 3 लेयर में बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। तो मुझे सॉरी, ये एंडो था, ये एक्टो है, और ये मीजो हो गया। अब मैंने बोला कि जो आपका ब्लड होता है वो इस बीच वाले पार्ट में बनता है, और बीच वाले पार्ट को आपने क्या नाम दिया था? मीजोडर्मल पार्ट। कौन सा पार्ट दिया था? मीजोडर्मल पार्ट। इसीलिए मैंने बोला है कि जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है बेटा? हमारा ब्लड होता है मीजोडर्मल। कैसा होता है बेटा? मीजोडर्मल होता है। ठीक है, आ जाओ अपनी पुरानी स्लाइड पे आ जाओ। ये लिखा है ब्लड कैसा होता है? मीजोडर्मल। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए।
है ना। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज से मैं आपको पूरे ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस ब्लड में कहीं पर कमी रह गई है या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो छूट रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो भी मैं सारे के सारे पॉइंट को कंक्लूड करके आपके नेक्स्ट टाइम जब भी ब्लड के बारे में अपना डिस्कशन होगा तो उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे आता है कि ब्लड इज़ द लिम्फेटिक ऑर्गन। ब्लड इज़ अ लिम्फेटिक ऑर्गन, मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो लसिका अंग होता है। यानी जो रक्त होता है, रक्त एक लसिका अंग होता है, लसिका अंग होता है, ठीक है बेटा। ये चीज़ थी। चलो अपने इतने तो पॉइंट आपको, जो बेसिक पॉइंट थे आपके ब्लड से, वो आपको यहाँ से क्या करने थे, याद करने थे। फिर आपसे पूछे कि ब्लड का ओरिजिन प्लेस कहाँ है। देखो, दो तीन चीज़ें अलग अलग होती हैं। पहली, अगर पूछे कि आपका ब्लड का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ब्लड का ओरिजिन कहाँ होता है, तो बेटा सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड बनना कहाँ प्रारंभ हुआ था, आपने बताया है मीजोडर्मल में। कहाँ पर, मीजोडर्मल में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, मीजोडर्मल में, एक चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर पूछे कि जो फेटस स्टेज होती है ना, जिसको ना फोइटस बोला जाता है, फोइटस स्टेज में यानी ब्लड का फॉर्मेशन पूछ ले कि फोइटस स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको बोलना है लीवर में। फोइटस क्या होता है, तो आप बोलना जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है उसके लीवर में। इट मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई कि ब्लड से पहले भी आपके शरीर में कौन सा अंग बना होगा, लीवर बना होगा, क्योंकि लीवर में ही फिर क्या बनता है आपका बेटा, ब्लड बनता है। लेकिन ओरिजिनेट अगर पूछे कि ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई है ब्लड की, देन आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, मीजोडर्मल लगाना है। फिर आ जाओ बेटा कि अगर पूछ ले कि हमारा ब्लड मतलब अडल्ट बोले तो अडल्ट बोले तो यानी एक वयस्क मनुष्य का खून कहाँ पर बनता है, तो देखो जहाँ पर आरबीसी बनती होंगी, जहाँ पर डब्ल्यूबीसी बनती होंगी, जहाँ पर प्लेटलेट्स बनती होंगी, और इन तीनों से ही मिलकर तो क्या बना है, हमारा ब्लड बना है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर बनती हैं, तो तीनों बनती हैं बोन मैरो में। कहाँ पर, बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड का निर्माण होता है, वो कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है बेटा। फिर थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं कि सर ये अस्थि मज्जा है क्या, इस अस्थि मज्जा के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखो, जैसे ही आपने एक बोन के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इससे पहले वाले लेक्चरों में भी मैंने बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें भी इस बोन्स को बनाया था। अगर कोई बोन्स होती है और इस बोन्स के बीच में यदि कोई ऐसे स्पेस पार्ट पाया जाता है, स्पेस मतलब खाली भाग, और इसी खाली भाग को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, बोन मैरो नाम दिया है। मतलब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन हड्डियों के बीच में होता है, किसका, अडल्ट का। लेकिन अगर फोइटस स्टेज में पूछे तो लीवर में, और ओरिजिन पूछे तो मीजोडर्मल में। क्लियर होगा बेटा। अब इधर आओ कि ये बोन मैरो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है वाइट बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बनती हैं आपकी आरबीसी, और वाइट वाले में बनती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। यानी बोन मैरो भी आगे चल के कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में, एक डब्ल्यूबीसी में और एक आरबीसी में। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसको शेयर ज़रूर करते रहना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके एक लाइक से ही मुझे पढ़ाने की चाहत होती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी सरल लैंग्वेज में वीडियो को दे पाऊँ, मैं आप तक पहुँचाऊँगा हर एक टॉपिक के। आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, उस टॉपिक को नीचे आप लोगों को कमेंट में लिखना है, बायो रिलेटेड, किससे, बायो रिलेटेड। और अपने जितने भी आसपास के दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, सबके पास इस वीडियो की लिंक को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ और जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, भाई बंधु हों, उनको भी इस बायोलॉजी का फ़ायदा मिल सके। हो सकता हो कि आपके एक शेयर से किसी का एक क्वेश्चन सही हो जाए,
और अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता है बेटा तो एक क्वेश्चन अगर गलत होने पर 1000 लड़कों से पीछे चले जाते हैं हम। तो यानी हमें बराबर सब्सक्राइब, बराबर लाइक, बराबर शेयर, बराबर कमेंट करते रहना है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें पढ़ाने का तजुर्बा देता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा चलते हैं इधर। अब मैंने बोला है कि ब्लड इज़ अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, ब्लड इज़ अ मेसोडर्मल, ब्लड इज़ अ लिम्फेटिक ऑर्गन। फिर आपने बोला ब्लड का ओरिजिन कहाँ है, मेसोडर्मल में है। और जो फाइटस स्टेज होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और अगर लीवर में बनता है तो अडल्ट का यानी वयस्कों का ब्लड कहाँ बनता होगा, आपने बोला है कि बोन मैरो में बनता है। ठीक है, चलो ये बात तो ठीक होगी सर। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लड होता है इस ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आपको बोलना है कि जो ब्लड का कलर होता है, ब्लड का जो रंग होता है बेटा वो होता है रेड कलर का। किस कलर का होता है, रेड यानी कि लाल। और याद करो लाल किसके कारण होता है, तो आपने पढ़ा होगा बेटा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के। एक और चलो आपका डाउट हम यहाँ क्लियर कर देते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें जो हीमो वर्ड होता है ना, इसमें देखो एक वर्ड जुड़ा हुआ है हीमो और एक जुड़ा हुआ कौन, ग्लोबिन। तो आपका जो हीमो शब्द होता है इसका मतलब होता है क्या, आयरन कंपाउंड। आयरन कंपाउंड। और आयरन कंपाउंड किस कलर का होता है, तो आपने बोला था आयरन होता है रेड कलर का, इसीलिए हमारा खून रेड होता है। किसके कारण, इस हीम वर्ड के कारण। और ये जो ग्लोबिन है ये क्या होता है, तो ये एक ब्लड का प्रोटीन है। यह एक ब्लड का क्या है, प्रोटीन है। देखिए आपने सुना होगा ना ब्लड में भी कई तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लोबिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। ठीक है, कौन सा है, आपको बोला है ग्लोबिन प्रोटीन। और यहीं आगे चल के ये प्रोटीन बन जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या बन जाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है ये किसके कारण होता है, तो ब्लड का रेड कलर होता है बेटा आपका इस आयरन कंपाउंड के कारण, जो हीम शब्द है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ कि सर ये तो ठीक है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ाए हैं, लेकिन हमें हमारे शरीर में ब्लड की क्वांटिटी है कितनी, है ना। यदि आपसे पूछे कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो हमारे अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, तो देखो अगर वो पर्टिकुलर मेल की बात करता है, मेल यानी कि पुरुष की यदि वो बात करता है कि पुरुष में कितना होना चाहिए, तो पुरुष में होना चाहिए लगभग 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। और अगर इसी चीज़ को लेकर वो फीमेल में पूछता है कि फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी यानी कि महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो महिलाओं में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर, है ना। यानी हमारी तुलना में फीमेल्स के अंदर ब्लड की क्या होती है, थोड़ी सी कमी होती है। एक कारण अपन बेटा ये भी मान सकते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें भी उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ हद तक उनका ब्लड उसमें भी कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सर कभी कभी तो लिखा आता है कि बॉडी वेट का परसेंटेज बताइए कि बॉडी वेट का कितना परसेंट हमारा ब्लड होता है हमारे अंदर। तो आप बोला है कि यदि हमारा शरीर 100 किलो का है तो डेफिनेट हमारे अंदर 6 से 7 लीटर ब्लड होगा। लेकिन सर ये बताइए, अभी तो आपने बोला कि 5 से 6 लीटर होता है और अभी आप बोल रहे हो कि 6 से 7 लीटर हो जाएगा, तो बेटा कौन से आप 100 किलो के हो, कौन से आप 100 किलो के हो। आप भी तो 80, 70 इसी के बीच के लगभग होते हैं जो वयस्क होते हैं, लगभग 25-26 साल के जब हो जाते हैं तो इनका जो बॉडी वेट होता है वो 65 प्लस यानी 70 के करीब होता है और आगे पीछे थोड़ा सा वेरी करता रहता है। ठीक है, फिर आगे आओ कि ये तो हो गया सर। अब आपको पता कैसे चला कि हमारे शरीर में इतना खून है, मतलब आपने इसका मेज़रमेंट किया होगा, और मेज़रमेंट किया होगा तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी हुआ होगा बेटा। इसमें जो ब्लड का मेज़रमेंट किया जाता है ना, यानी ब्लड का मेज़र, ये ब्लड इज़ मेज़र्ड बाय ब्लड किसके द्वारा मापा जाता है, तो ब्लड मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है,
फिर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, यानी हमारे खून की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी अगर आपको चोट लग जाती है अगर हाथ में, उंगली में, तो उंगली को अपन क्या कर लेते हैं, मुंह के अंदर डाल लेते हैं ताकि वो पूरा ब्लड हमारे फिर से अंदर चला जाए। तो वो होता कैसा, तो आपने देखा होगा वो आपको ना थोड़ा बहुत खारा लगा होगा। खारा मतलब उसका जो नेचर होता है वो बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है, बेसिक प्लस एल्कलाइन। इसका मतलब होता है क्षारीय एवं अल्कलाइन, क्षारीय एवं अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब कि जो पानी में घुल जाए, और बेसिक का मतलब होता है क्षारीय, जिसका पीएच मान कितना हो, 7 से ज़्यादा। अब चलो, अगर आपको ये चीज़ पता है कि ब्लड का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो सर कितना होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है ना, कि फिर कितना होता है। तो देन आपको बताना है कि जो पीएच होता है, यानी कि जो ब्लड का पीएच होता है, ये होता है बेटा, कभी कभी बुकों में लिखा रहता है 6.39 से लेकर 7.42 तक, लेकिन एग्जैक्ट आपकी जो वैल्यू है बेटा वो आपको लिखना है 7.4। कितनी लिखनी है, 7.4। ये हमेशा ऑप्शन में आपको मिलता है कि जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है, देन आपको बताना है 7.4 होता है। क्लियर हो गया बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे चलो, कि अगर सर हमारे अंदर ब्लड है, क्या है, हमारे अंदर अगर ब्लड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ब्लड कैसा था, रेड कलर का था, और रेड कलर का था तो रेड कलर का किसके कारण था, इस हीमोग्लोबिन के कारण। तो सर अब ये बताइए कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ये समस्या फंस गई ना बेटा। तो चलो इसका भी अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना तो उसको ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू कर दो। उसमें 2 ऑप्शन आपको ऐसे दिए रहते हैं जो दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब उनका कोई लेना ही देना नहीं होता क्वेश्चन से, और बचे हुए आपका कंपटीशन होता है 2 ऑप्शन से। तो वो 2 ऑप्शन आपको लगभग कैसे मिलते हैं, सेम मिलते हैं। अब वहाँ पर आपका मेंटेनेंस, आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी सोच क्षमता, ये सारा डिपेंड करती है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर किस बेस पर, अगर ये सही है तो किस बेस पर सही है। तो आपका कंपटीशन हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के साथ करके चलना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेल होता है, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो ये अलग होता है बेटा। और अगर आपसे पूछ ले कि फीमेल में कितना होता है, तो इसका भी क्या होता है बेटा, अलग होता है। अब ये बताइए सर कि हीमोग्लोबिन होता है तो कितना होता है ना, होता है तो कितना होता है। तो आप बताना कि जो मेल का हीमोग्लोबिन होता है वो होता है लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति हीमोलीटर, प्रति हीमोलीटर। क्या होता है, 14 से 16 ग्राम प्रति, सॉरी बेटा, हीमोलीटर नहीं, डेसीलीटर होता है। क्या होता है, डेसीलीटर होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बेटा पानी पी लो। इसको हीमोमीटर ना लिख के डेसीलीटर लिखना है अपने को। क्या होता है बेटा, डेसीलीटर। ठीक है, अब आ जाओ कि फीमेल में क्या है। तो फीमेल में होता है बेटा 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एक डेसीलीटर क्या है बेटा, जब आप यूनिट पढ़ोगे ना तो यूनिट में समझ में आएगा, मात्रक में समझ में आएगा कि ये डेसीलीटर क्या होता है। तो अभी तक आपने क्या क्या जाना कि ब्लड होता क्या है ना, ब्लड होता क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, क्यों इसे सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, क्यों इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्यों इसे लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है, क्यों इसे मेसोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है, क्यों हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, और हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अच्छा, एक चीज़ अपन यहाँ बताना भूल गए कि बेटा जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, ये जो नाम आपने लिखा है ये एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करता है। तो इसी प्रोटीन को बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। क्या बोला जाता है, कैरियर प्रोटीन, है ना, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो एक और नाम से जाना जाता है बेटा, इसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आई थिंक यहाँ तक बेटा आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो फिर मुझे बताएं, ठीक है बेटा। चलो
अब थोड़ा सा इधर पर हमने किसके बारे में पढ़ा है, पूरे ब्लड के बारे में कि ब्लड कैसा होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, अगले लेक्चर में हमको कितनी चीज़ें पढ़ना है कि हमारे ब्लड का कंपोजिशन क्या है, हमारे ब्लड में आरबीसी कितनी है, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितनी है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कितने हैं, हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है हमारे ब्लड में, किसके कारण हमारा ब्लड एनीमिया से जूझता है, यानी कि ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया बोल देते हैं। क्या कारण होता है कि ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं, और क्या कारण होता है कि डब्ल्यूबीसी घट बढ़ जाए तो क्या कौन से रोग होते हैं। ठीक है, ये हम अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।